तो चलिए रिवीजन का दूसरा अंक शुरू करते हैं। तो अब आइए अगले राजवंश की बात करते हैं, और इसमें बहुत कम ही तथ्य हैं। उसका नाम है तुगलक राजवंश। इसका पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक, और इसके बारे में कुछ ही चीजें जानने की हैं। एक तो ये कि इसका जो नाम था वो था गाजी मलिक, और यह भी जलालुद्दीन खिलजी की तरह ही पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में नियुक्त था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो अव्यवस्था फैली, खासतौर से मुबारक शाह खिलजी के बाद, तो उस समय इसको उस समय के प्रमुख अमीरों ने बुलाया कि आप आओ, और मलिक काफूर इस समय काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, उसको हटाओ और कुछ व्यवस्था स्थापित करो। तो गाजी मलिक जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन करना शुरू करता है, उसको दिल्ली सल्तनत का चुना हुआ शासक भी माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि गोपाल था। ठीक है ना। दूसरी चीज इस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति ने कृषि कार्य में रुचि ली, और पहला ऐसा सुल्तान है जिसने नहर बनाए। नहर पता है आपको, सिंचाई की सुविधा के लिए। तीसरा तथ्य इस सुल्तान के बारे में यह है कि इसने बंगाल की पुनर्विजय की। बंगाल हमेशा से अलग होता रहा, जब भी दिल्ली सुल्तान थोड़े कमजोर पड़े तो बंगाल की पुनर्विजय की, और बंगाल की पुनर्विजय के उपलक्ष्य में इसने एक विजय स्तंभ बनवाया। और यह विजय स्तंभ इसने कहाँ बनवाया, तो उस किले में बनवाया जिसका निर्माण इसने किया था, जिसको कहते हैं, ये दिल्ली का अब भी सबसे भव्य किला है, अगर आप कभी देखने चाहें, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद का किला इसने बनवाया, पूरा नगर ही इसने स्थापित किया। इसी तुगलकाबाद के किले में विजय स्तंभ इसने बनवाया था बंगाल विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। उसके बाद से हुआ ये, इसके बारे में एक और चीज जानिए कि इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कुछ लोगों को विस्थापित किया था। ये वो लोग थे जो कि खिलजियों और तुगलक के बीच में थोड़े समय के लिए दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हो चुके थे। उनको कहते हैं बारादूज अंग्रेजी में। ठीक है। उनका जो नेता था उसका नाम था खुसरो मलिक। तो बारादू कौन थे और खुसरो मलिक कौन था, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो मलिक को हटा कर ही गद्दी प्राप्त की थी। अब यहाँ से एक प्रसंग शामिल होता है। खुसरो मलिक जब गद्दी पे बैठा, हालांकि बारादुओं को कभी भी दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में जगह नहीं मिली, क्षणिक उनका हस्तक्षेप था थोड़े समय के लिए। तो खुसरो मलिक ने दिल्ली के, चूंकि उनको माना जाता था कि निम्न जाति से थे उस समय के हिसाब से, तो उसने दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा और इस तरह की चीजें उसने देनी शुरू की। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। नाम सुना होगा आपने। और निजामुद्दीन औलिया को भी खुसरो मलिक ने कुछ चीजें, कुछ धन दान में दिया। निजामुद्दीन औलिया चूंकि सूफी थे, और सूफियों का यकीन इसमें होता है जिसको कहते हैं फुतूह। फुतूह का मतलब होता है अनसोलिसिटेड गिफ्ट, जो मांगा ना जाए लेकिन फिर भी लोग दें, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने इसको स्वीकार कर लिया था, और निजामुद्दीन औलिया
की स्वीकृति एक तरह से शासक पद पर खुसरो मलिक यानी कि बारादुओं की स्वीकृति के समान था। वैधता विकसित करने में उससे काफी सहायता मिली। फिर क्या हुआ कि जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने जब राजकोष को देखा तो उसने ये पाया कि वो लगभग खाली हो चुका था। और ये खाली किसने किया था? खुसरो मलिक ने किया था। तो उसने सबको निर्देश दिए कि जिसने भी कभी राजकोष से जो भी धन प्राप्त किया है वो वापिस राजकोष में जमा करे। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया उनको दंड दिया गया। ऐसे ही व्यक्ति में दिल्ली के आध्यात्मिक संत, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। जब इनसे मांगा गया तो इन्होंने कहा कि जनता का पैसा था, मैंने जनता पे खर्च कर दिया। सूफी लोग लंगर वगैरह चलाया करते थे। उस समय सुल्तान बंगाल विजय पर जा रहा था। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने खर्च कर दिया, अभी मैं बंगाल जा रहा हूँ, मुझे वापस लौटने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। धमकी देके चला गया। बंगाल विजय अभियान उसका काफ़ी सफल रहा और वो लौट रहा था। और इधर सूफी के कैंप में बड़ी बेचैनी थी कि सुल्तान अब आ रहा है, सुल्तान बहुत मारेगा। तो जब भी कभी इनसे कहा गया सूफी से कि सुल्तान आ रहा है तो सूफी का कहना था कि हुनूज दहली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। आपने सुन रखा होगा ये। और सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंच सका। सुल्तान के काबिल बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बाहर एक पेवेलियन बनवाया सुल्तान के स्वागत के लिए। और सुल्तान अपने साथ हाथी लाया। और जब ये हाथी दिखाए जा रहे थे उसी में से किसी हाथी ने धक्का मारा, पेवेलियन गिरा, सभी मरे, सुल्तान भी मरा, मोहम्मद बिन तुगलक उसका बेटा बच गया। कुछ लोग इसमें कंस्पिरेसी भी देखते हैं। जो भी हो, अगर यह पूछे कि कौन सा सुल्तान निजामुद्दीन औलिया के साथ अपने द्वंद्व के लिए जाना जाता है या किस प्रसंग में दिल्ली दूर है जैसी अभिव्यक्ति का विकास हुआ, तो आप समझ सकते हैं ना कि मसला क्या है। इतना ही इस व्यक्ति के बारे में। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि इस व्यक्ति ने अपने किले के पास ही अपना मकबरा बनवाया, जिसको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में 4 दीवारी के अंतर्गत बनने वाला यह पहला मकबरा है। और यह एक बहुकोणीय मकबरा है। बहुकोणीय का मतलब क्या है? इसकी जो 4 दीवारी है वो पॉलीगोनल है, बल्कि अंदर का जो मकबरा है वो स्क्वायरिस है, वो वर्गाकार है। इसमें लाल पत्थर के ऊपर श्वेत मार्बल यानी कि संगमरमर का गुंबद तय किया गया है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको देखा भी होगा। ठीक है, मेहरौली की तरफ जब आप जाएंगे साउथ दिल्ली में तो एक लोकेलिटी ही है जिसको तुगलकाबाद कहते हैं, वहीं पर यह किला है, उसके पास ही यह बिल्डिंग है। ठीक है, इतना ही जानिए इस व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका वह बेटा जिस पर आरोप लगा कि उसने अपने पिता को मार डाला, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। बहुत ही काबिल व्यक्ति, सूफी विचारों से प्रभावित, बहुत ही उदारवादी व्यक्ति। उसने समाज के निम्न वर्गों को भी अपने कुलीन वर्ग में यानी कि नौकरशाही में जगह दी। विदेशियों से उसे एक बहुत विशेष प्रेम था और उन विदेशियों के लिए वह अइज्जा शब्द का प्रयोग करता था। अइज्जा, पूछ सकता है कि अइज्जा शब्द का प्रयोग किसने किया, किसके लिए? अइज्जा जो है वो एक टर्म है जिसको कहते हैं अजीज, उसका प्लुरल है। अजीज का मतलब क्या होता है? प्यारा। उसके समय में विदेशों से बहुत सारे लोग आए और उनको उसने नौकरी दी, उसको संरक्षण प्रदान किया। ऐसे ही एक विदेशी यात्री का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबे रहला। और यह किताबे रहला दिल्ली सल्तनत के इतिहास लेखन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ खास बात यह है कि बाकी स्रोतों में राजनीतिक विवरण ज़्यादा मिलते हैं, इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक विवरण ज़्यादा मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? किताबे रहला। इब्न बतूता आया था मोरक्को से। और अभी कुछ साल पहले इधर जो भी कंट्रीज़ हैं ना, इसने जिस मार्ग से यात्रा की थी उस मार्ग पर उसको पुनर्जीवित करते हुए इसकी यात्रा की याद में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं अभी। उसमें तुर्की भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। मोरक्को से तुर्की होते हुए यह भारत पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त किया था। अपने कजिन से इसकी शादी कराई थी। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा इंसान था और अच्छे इंसानों के साथ लोग थोड़ी बेवफाई करते हैं, लोग कहते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो इब्न बतूता भी बेवफा निकला। इसने अपनी कजिन से शादी कराई, इतनी अच्छी नौकरी दी, दिल्ली में रखा और इसको इसने चीन भेजा अपना दूत बनाकर।
यह व्यक्ति वापस लौटा ही नहीं। क्या हुआ था कि किधर, वो छोड़ दीजिए, जस्टिफिकेशन तो मिल ही जाता है। यह व्यक्ति सीधे लौट के मोरक्को गया और वहाँ जाकर उसने किताबें रहला लिखी। अच्छी बात है कि उसने किताब लिखी और उसके लिए जाना गया। ठीक है, तो मोरक्को का निवासी कौन आया था, समझ में आ गया किसके शासनकाल में आया था। अइज़्ज़ा कौन कहलाते थे और किसने विदेशियों की नियुक्ति में विशेष रुचि दिखाई और किसके शासनकाल में समाज के निम्न वर्गों को भी कुलीन वर्ग में जगह मिली। कौन ऐसा दिल्ली सुल्तान था जो दार्शनिक था, फिलोसफर था, सूफीवाद में उसकी रुचि थी, धार्मिक नीति इसकी बहुत ही सहनशील थी। यह कुछ जैन विद्वानों के साथ डिस्कशन भी किया करता था, जैसे जिन प्रभासूरी, हरि विजय सूरी, ऐसे विद्वानों का नाम आपने सुना होगा। इनके साथ डिस्कशन करता था वो। दार्शनिक था, वैचारिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रगतिशील था, लेकिन दुर्भाग्य बस कह सकते हैं कि इसके व्यक्तिगत गुणों का प्रशासनिक या राजनीतिक जीवन में इसको लाभ नहीं मिला। मतलब इसको कह सकते हैं कि उसकी जो पर्सनल मेरिट्स थी, दे कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। राजनीतिक दूरदर्शिता में और प्रशासनिक कुशलता में वह अपनी योग्यताओं को परिणत नहीं कर सका। योग्य होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपनी योग्यता को प्रयुक्त करने की एक अलग तरह की योग्यता होती है। वह शायद योग्यता इसके अंदर नहीं थी। अइज़्ज़ा का मतलब होता है जो लोग प्यारे हों। जैसे मैं आप सबको कह सकता हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं, अइज़्ज़ा हैं, अजीज़ हैं आप मेरे। ठीक है, और आप में से किसी एक को कहना होगा, जो मैं कहूँगा नहीं, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप मेरे अजीज़ हैं। ठीक है, अजीज़ का मतलब होता है प्यारा, अइज़्ज़ा का मतलब होता है प्यारे, मतलब उसका प्लुरल है, ये बहुवचन। ठीक है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायूनी। अब देखिए, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का नहीं है ये, लेकिन बाद में लिखता है ये, अकबर के शासनकाल का। अकबर के समय में इसने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा। किसने लिखा? बदायूनी ने लिखा। और बदायूनी ने इतिहास लिखते समय दिल्ली सल्तनत का और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते समय एक बात कही, और उसने ये कहा कि सुल्तान की मृत्यु के साथ ही उसको उसकी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो आखिर ऐसा क्या था? इतना अच्छा व्यक्ति जो वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगतिशील था, दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत ही सचेत था, ठीक है, आध्यात्मिकता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, विद्वता की पराकाष्ठा उसके अंदर देखने को मिलती है। आखिर इतना जानकार व्यक्ति प्रशासनिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में इतना असफल क्यों रहा? कि उसके बारे में एक बात का इतिहासकार जिसका नाम है बदायूनी। बदायूनी की किताब का नाम है मुंतखब, मुंतखबुत तवारीख कहते हैं। मुंतखब याद रखिए, उसी से काम चल जाएगा आपका, मुंतखब। ठीक है ना। वह लिखता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही लोगों को उससे और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। तो कभी कभी क्या होता है कि योग्य लोगों के अंदर ना कुछ वायरस होते हैं। अक्सर हम लोग गिल्ट ड्रीवन काम करते हैं। योग्य लोगों को और ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि वो अच्छे हैं और सबका भला करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, और उनके खिलाफ अगर कोई उनके विरुद्ध काम करे तो वो कुछ ज़्यादा ही उग्र हो जाते हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद इसके अंदर इसी तरह की क्या कह सकते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। ठीक है, जब आप खुद को सही माने और पूरी दुनिया को गलत माने तो आप बहुत आक्रामक हो जाते हैं। आपको समझ में कभी कभी नहीं आता है, और आक्रामक हो जाते हैं अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में। अब बदायूनी तो ये कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक कथन है, वो ये कहता है कि लोग चोर हैं, लोग बेईमान हैं। यह कथन भी पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, और मैं उन्हें तब तक दंडित करता रहूंगा जब तक कि वो सुधर न जाए या मैं मर न जाऊं। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई थी इसके साथ? तो देख लीजिए क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तो विस्तारवादी नीति अपनाई। मुबारक शाह ने जो नीति शुरू की थी उसको उसी के लिए जानते हैं, और उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उस समय का इतिहासकार है जिसका नाम है जियाउद्दीन बरनी, बरनी के नाम से जाना
जाता है। उसने किताब लिखी तारीख फिरोज शाही, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। उसमें आज अगर मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोग पगला बादशाह मानते हैं, तो उसके पीछे बरनी का विवरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इतिहास और इतिहासकारों से पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है। वो आपको पागल घोषित करके छोड़ देंगे, वो आपके बारे में चुन चुन के ऐसी बातें लिखेंगे। आप कब तक बचे रहेंगे इस संसार में बचाने के लिए खुद को कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं था, ठीक है। आपकी तो एक आयु है, लेकिन इतिहास की तो कोई आयु है नहीं। तो बर्नी ने चुन चुन के इसके बारे में लिखा। तो बर्नी उसके बारे में कहता है, बर्नी ने बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या की है। आते हैं बर्नी पे, पहले मोहम्मद बिन तुगलक पे। बर्नी लेकिन ये कहता है कि मदुरई, मदुरई बिल्कुल साउथ में है, मदुरई का रेवेन्यू अकाउंट दिल्ली में उसकी जांच पड़ताल की जाती थी। आप समझ गए कि दिल्ली सल्तनत अपने साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंचा था? इसी व्यक्ति के शासनकाल में पहुंचा था। लेकिन क्या यह विस्तार एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था या अदूरदर्शितापूर्ण कार्य था? एक दिन बात हुई थी, हम लोगों ने की थी, शायद आपको याद हो, कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। प्राचीन काल में समुद्रगुप्त और मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ने दक्षिण क्षेत्रों को जीता तो था, लेकिन उनके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति नहीं अपनाई थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खिलजी, जिसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी, और अपनी महत्वाकांक्षा में तो वह अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, लेकिन योग्यता में वो उसके बराबर में कहीं नहीं था। उस नीति को तुगलक राजवंश को पलट देना चाहिए था, लेकिन तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने विस्तारवादी नीति जारी रखी थी। ये अपने आप में क्या है? अव्यवहारिक कदम था। प्लस उसने कुछ प्रयोग किए और उसके लगभग सभी प्रयोग असफल रहे। उसके प्रयोगों में एक पहला प्रयोग आपने सुना होगा, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां तक था? दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम उसने बदलकर क्या रख दिया? दौलताबाद। अब बर्नी बड़ा विभत्स विवरण देता है इस बात का। वो कहता है कि जो लोग चल नहीं सके उनको घोड़ों से बांध दिया गया, कुछ लोग आधे पहुंचे, कुछ लोग अधूरे पहुंचे, किसकी सिर्फ टांगे पहुंची, किसके सिर्फ नाक पहुंचे। और कहता है कि उसने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया कि वो दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था। तो दंड क्यों देना चाहता था? तो दिल्ली के लोग उसके साथ बदतमीजी करते थे। क्या बदतमीजी करते थे? तो उसके कमरे में गाली लिख के डालते थे। अब सोचिए, कुछ इस तरह की बातें। तो वो तंग आ गया, उसने कहा कि सबको दंडित करूंगा, और उसने आदेश दिया कि सब लोग मेरे साथ देवगिरी चले। जो नहीं जा पाए उनको जबरदस्ती ले जाया गया। इतना विभत्स चित्रण मिलता है इस बात का कि व्यवहारिक रूप से इसको मान पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए कि इब्न बतूता जब आता है भारत में, तो वो देखता है कि दिल्ली में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, दिल्ली अपने हिसाब से चल रही है। यानी कि राजधानी परिवर्तन व्यक्तिगत बदले की भावना से नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। और जब एक बार दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया दक्षिण से, तो अब कोई औचित्य नहीं रह गया था, इसलिए बड़ी जल्दी इस फैसले को वापस भी ले लिया गया। तो एक बार तो उसने दिल्ली के लोगों को वहाँ भेजा, फिर वहाँ से वापस बुलाया। यहाँ के दिल्ली के लोगों से मतलब है कि वैसे लोग जो कि प्रशासन से संबंधित लोग थे, आम आदमी को कोई खास मतलब नहीं था। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसे भी लीजेंड्स हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में एक ही चिराग जल रहा था, वो एक सूफी का था जिसका नाम था नसरुद्दीन चिराग, और इसी नाम पर दिल्ली का एक इलाका चिराग दिल्ली के नाम से आज भी जाना जाता है। आप में से कुछ लोगों ने चिराग दिल्ली का नाम सुना होगा। बर्नी की बातों से इत्तेफाक रखना बहुत ही कठिन है। तो अगर पूछे कि क्या कारण था, तो राजनीतिक कारण था। जब साम्राज्य विस्तार हुआ तो उसने सोचा कि एक दूसरी राजधानी विकसित करें, और शासक वर्ग के कुछ लोगों को अपने साथ वहां जाने के लिए बाध्य किया। लेकिन जब साम्राज्य का पतन हुआ तो कोई औचित्य रह नहीं गया था, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन भी फिर से वापस दिल्ली कर लिया था। कुछ लोग ये बताते हैं कि पानी का संकट था देवगिरी में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक राजकुमार के रूप में कार्य करते हुए दक्षिण के मौसम और टोपोग्राफी से अच्छी तरह से परिचित रहा था। पानी की समस्या कोई उतनी विकट समस्या उस जमाने में नहीं रही होगी। वैसे दिल्ली में भी पानी का संकट था, ठीक है। उसने दूसरा काम किया, वह भी विवादास्पद रहा, वह भी असफल रहा। और दूसरा काम उसका यह था कि उसने एक सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का नाम सुना होगा आपने, सांकेतिक मुद्रा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टोकन करेंसी, का प्रचलन किया। यह बना तो था तांबे का यानी कि कॉपर का, लेकिन जो इसका मूल्य था वह
चांदी के सिक्कों के बराबर होना था। आज भी आपने सुना होगा कि सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जब फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में फेस वैल्यू ज़्यादा हो, रियल वैल्यू कम हो। इस तरह के प्रयोग चीन में उस समय हो चुके थे, लेकिन भारत में करने की इसकी क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोग इसको विश्वव्यापी चांदी के संकट, जिसको सिल्वर क्राइसिस कहते हैं, उससे जोड़कर देखते हैं कि इस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, लेकिन अर्थव्यवस्था की मांग यह थी कि चांदी के बराबर मूल्य वाले सिक्कों की जरूरत थी, और जब चांदी उपलब्ध नहीं था तो सांकेतिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ गई। ये बात समझ गए? अब इस सांकेतिक मुद्रा के साथ समस्या क्या रही कि जाली सिक्के समझते हैं ना, काउंटरफीट कॉइन्स जिन्हें कहते हैं, उसके ऊपर सुल्तान नियंत्रण नहीं रख सका, और लोगों ने इतने सिक्के ढाले कि सुल्तान का दिमाग खराब हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि सुल्तान जनता से क्यों तरस था और जनता भी सुल्तान से क्यों त्रस्त थी। और बर्नी हिंदू मुस्लिम स्टाइल में लिखता है, बर्नी कहता है कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया था। हिंदू का घर क्या हो गया था? टकसाल हो गया था। टकसाल का मतलब समझते हैं ना, टकसाल जो वहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो फिर सुल्तान ने यह निर्णय लिया कि उन सब सिक्कों को वापस ले लेते हैं और उनके बदले में चांदी के सिक्के वापस दे देते हैं। ऐसा करते समय आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बात में भी सफलता मिली होगी कि जाली सिक्कों को चांदी के असली सिक्कों से परिवर्तित कर सकें। लेकिन इब्न बतूता लिखता है, जो उसके समय में दिल्ली आता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसे सिक्कों की पहचान की गई। और इब्न बतूता खुद अपनी किताब रहला में लिखता है कि ऐसे सिक्के जो काउंटरफिट या जाली पाए गए, तुगलकाबाद किलों के बाहर सालों तक सड़ते रहे। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था को कितना आघात पहुंचा इस मुद्रा से, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को इस असफलता के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तीसरा काम उसने किया कि कराचील एवं खुरासान का नाम सुना होगा आपने, कराचील एवं खुरासान के सैनिक अभियानों की तैयारी की। कराचील कहीं पहाड़ी इलाकों में है और खुरासान वह इलाका था जिस इलाके से मंगोल आक्रमण हो रहे थे। अब आप यह अंदाजा लगाइए कि इस समय तक आते आते दिल्ली के सुल्तान इतने शक्तिशाली हो चुके थे या इतने महत्वाकांक्षी हो चुके थे कि उन क्षेत्रों को विजित करने की योजना बनाने लगे थे जहां से कि मंगोल पहले आक्रमण किया करते थे। यह एक तरह से प्रतिरक्षात्मक नीति का हिस्सा था। तो इस सुल्तान ने यह तय किया कि बेहतर है कि मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए क्यों नहीं उन क्षेत्रों पर ही कंट्रोल कर लिया जाए जिन क्षेत्रों से मंगोल आक्रमण होते हैं। ये एक बहुत ही कैसी योजना थी? महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें उसने, चूंकि अच्छा आदमी था, तो उसने 3 लाख सैनिक नियुक्त किए और 3 लाख सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। और हम सबको पता है कि एडवांस पेमेंट होता है तो क्या होता है, पता नहीं आपको अनुभव हो कि नहीं, लेकिन एक फोक विजडम है कि जैसे मजदूरों को लोग कहते हैं ना कि जब पैसा देना ही है तो पहले ही देते हैं, लेकिन जो लोग कनिंग लोग होते हैं, जो लोग काम कराना जानते हैं, वो कभी एडवांस पेमेंट नहीं करते। क्योंकि आप व्यक्ति को उसकी वास्तविकताओं से तो अलग नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दास होता है, अपने आदर्शों के हिसाब से नहीं चलता है। अब आपने एक मजदूर को एडवांस पेमेंट दे दिया, मजदूर का खर्च रोज रोज चलता है, रोज रोज चलता है तो कैसे चलता है? आपने 500 रुपये उसको दे दिए, आज का खर्चा चला, कल दे दिए। हर आदमी के पास कुछ टास्क होते हैं। आपने एडवांस पेमेंट आज कर दिया 10,000, उसका कोई पेंडिंग काम था, उसने उसको कर लिया, उसके पास अगले दिन से खर्चा कहाँ चलेगा? अगर वो आपके यहाँ काम करेगा फिर तो फिर आप तो उसे पेमेंट करने जा नहीं रहे, तो आपके यहाँ क्यों काम करेगा? फिर वो दूसरे ग्राहक ढूंढते हैं और अब आप उसकी सब्सिडरी प्रायोरिटी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जब उसको फुर्सत मिलेगा, जब उसके पास खाने को होगा, स्पेयर टाइम होगा, तो आपके यहाँ आकर काम कर लेगा। ऐसा नहीं कि वो नियत में गंदा है, बल्कि उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको ऐसा करना पड़ेगा। अब अच्छे लोग अक्सर वेतन एडवांस दे देते हैं और पछताते हैं बाद के दिनों में। उसने भी 1 साल का वेतन दे दिया और बोला कि हम लोग लड़ने चलेंगे। और इसके जो सोल्जर थे 1 साल का वेतन लिए और बोला कि जब लड़ना होगा तो बता दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे, तब तक हम जाएं, जैसा परिवार से मिल आए। सब चले गए परिवार को मिलने। यह योजना धरी की धरी रह गई। राजकोष पे क्या असर पड़ा होगा? सैनिक क्षमता पर, या वो कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सैन्य प्रभाव पे क्या असर पड़ा होगा? अंदाजा लगा लीजिए आप। फिर इसने क्या किया कि चौथा काम किया। दोआब का इलाका आपको पता है, गंगा, ये वही इलाका था जहां अलाउद्दीन खलजी ने
कर की दर बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। दोआब में उसने कर वृद्धि कर दी, और यहाँ पर कर वृद्धि करते समय फिर उसने वही रेट लगाया 1/2, यानी कि टोटल प्रोडक्शन का आधा। ऐसा तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, लेकिन इसे भी करना पड़ा। इसका मतलब था कि बीच में कोई शासक था जिसने कम कर दिया था। इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण शासक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि कर की मात्रा कम करने के लिए कौन शासक जाना जाता है, तो उत्तर क्या होगा आपका? गियासुद्दीन तुगलक। इसको कहते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस। कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकमस्टांशियल एविडेंस होते हैं ना। जैसे अभी यहीं पे मेरी हत्या हो जाए और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और यह बात सुनिश्चित हो जाए कि बाहर से कोई नहीं आया था, ठीक है, और यह बात भी सुनिश्चित हो जाए कि मेरी हत्या जो है वो 8 से 8:15 बजे के बीच में हुई, ठीक है, जब क्लास को और ज़्यादा खींचने के कारण व्यापक जन असंतोष थे, ठीक है। तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं मारा, ठीक है। परिस्थितियां ये बता रही हैं कि अगर मेरी हत्या हुई है और हत्या उस दौरान हुई है, तो इसमें आप लोग ही दोषी हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया था और फिर मोहम्मद बिन तुगलक उसको बढ़ा रहा है। तो हमें उल्लेख नहीं मिलता कि गियासुद्दीन तुगलक ने कम किया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या बताते हैं कि चूंकि उसकी नीति कृषकों के पक्ष में रही थी, इसलिए यही कम किया होगा। इस तरह के बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां इस तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस से काम चलाया जाता है। समझ गए आप? अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये काम किया तो बगावत हो गई, ठीक है। बगावत होने का मतलब तो समझते ही हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी ने किया तो बगावत नहीं हुई। यानी कि एक ही काम करने के दो अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन स्ट्रेटजी के ऊपर टॉपर का नोट्स पढ़कर कोई टॉप हो सकता है क्या? वो एक टाइम सिंगल स्टोरी है, आप अनुकरण नहीं कर सकते। ओरिजिनलिटी पे ध्यान दीजिए, इसी में भलाई है। वरना मेरे गांव में बहुत बचपन में कहानी सुनाई जाती थी। ये दो राजा थे, एक राजा ऊपर देखे तो सोना मिला, नीचे देखे तो चांदी मिला, बिल में हाथ डाले तो रुपया पैसा मिला, घर आए तो राजा बन गए, मतलब अमीर हो गए। देखा देखे दूसरे राजा, ऊपर देखे एक आंख फूट गई, नीचे देखे दूसरी फूट गई, बिल में हाथ डाले सांप काट लिया, घर आए मर गए। तो प्रेरणा लीजिए, बिहेवियर का अनुकरण नहीं कर सकते आप, इसलिए कि हमारे पास सारे टॉपर्स के नोट्स तो हैं ही हमारे पास। आपको शेयर कर देते और आप सब टॉपर बन जाते, कौन सी बड़ी बात होती। लेकिन टॉपर का नोट्स पढ़ के कोई टॉप नहीं करेगा। टॉपर ने अगर उसमें एक लाइन खींची है तो उसके पीछे की जो मानसिक प्रक्रिया रही है वहां तक तो आपकी पहुंच नहीं है ना। आप तो सिर्फ देख रहे हैं कि एक लाइन खींची गई है, प्रोसेसिंग तक तो आपकी पहुंच नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनुकरण नहीं करना है, बिहेवियर का अनुकरण नहीं करना है। व्यक्तित्व देखिए कि जब ऐसे ऐसों का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छी बात है। प्रेरणा लीजिए, ठीक है, अनुभव सुनिए, लेकिन यह कि वो 6 बजे सुबह उठता था, अभी 6 बजे सुबह उठना शुरू कर दें। यह कि उसने कहा कि हम 9 घंटा पढ़ते थे, अभी 9 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। आप पढ़िए, आप 12 घंटा पढ़िए, लेकिन वो स्व प्रेरणा की वजह से आप अपने सारे संसाधनों का प्रयोग कीजिए। लेकिन लिटरल और शाब्दिक शब्दों में तो अनुकरण नहीं हो सकता ना किसी भी सफल बिहेवियर का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया तो विद्रोह हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तो विद्रोह नहीं हुआ। तो इसकी व्याख्या कैसे की जाती है? 2 कारण। एक तो यह था कि विद्रोह तभी होते हैं जब आशा होती है कि हम सफल हो जाएंगे, और सफलता की उम्मीद में विद्रोह नहीं होते। सबको पता था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसके मन में कोई दुविधा नहीं है, वो बहुत मारेगा, तो विद्रोह करने की हिम्मत नहीं हुई। इस सुल्तान के बारे में था कि दिल का अच्छा आदमी है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, तो लोगों ने कर दिया। तो जब लोगों को लगता है ना कि एक विशेष प्रकार का रिएक्शन हो सकता है या कंफ्यूजन, तो फिर लोगों को मौका मिलता है। हम सुनाते उसी को हैं जो सुनता है, जो नहीं सुनता उसे सुनाते नहीं है। फिर उसको सुनने के लिए हम अपने व्यक्तिगत औचित्य ढूंढ लेते हैं, व्यक्तिगत कारण ढूंढ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में शायद ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कहते हैं, सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने, ठीक है। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक का एक तो ये कारण था, उसका स्वभाव, दार्शनिक स्वभाव, फिलोसफर स्वभाव। फिलोसफर दार्शनिक लोग आपको पता है
कि ऐसे तो बड़े नरम रहते हैं, लेकिन जब क्रूर होंगे तो बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अपनी क्रूरता के लिए भी दार्शनिक आधार ढूंढ लाते हैं वो। उसी तरह से दूसरा कारण यह माना जाता है कि बुद्धि भी तो कोई चीज होती है। पढ़ाई लिखाई का जीवन में बहुत कम असर होता है। मैं कहूँगा, कैमरे के सामने भी कह रहा हूँ, इसको इसको सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में पढ़ाई लिखाई का असर बहुत कम है। ठीक है, लोग कहते हैं ना सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसे बुद्धि का करें क्या जो विनाश काल में विपरीत हो जाए। तो साधारण काल में तो बुद्धि की वैसे भी जरूरत नहीं, अब विनाश काल में जब उसकी जरूरत है तो वो विपरीत हो जा रही है, तो फिर बुद्धि क्यों चाहिए जीवन में। इसलिए इस एग्जाम को, परीक्षा को पास करने के लिए दिमाग कम लगाओ, मेहनत ज्यादा करो। ठीक है ना, सिंपल सा काम है, सिलेबस है, किताबें हैं, प्रश्न है, आप हो और आपका दिमाग है, उसकी क्षमता है। ज्यादा रणनीति ढूंढोगे फंसोगे। ठीक है, रणनीति तो लोग बताते ही रहेंगे, वो तो हर आदमी बताएगा कि पहले मैं मोटा था पतला हो गया हूं। उसको खुद नहीं पता कि उसको सफलता कैसे मिली। उसने बाद में आकलन किया, अपने बिहेवियर को देखा। वो जब कर रहा था वैसा, तो उसको क्या इतनी निश्चितता थी कि ये मैं सफल होने के लिए कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो इस भाई साहब ने तो ज्ञान बुद्धि बुद्धि पहले, ज्ञान भी तो साथ छोड़ देता है हमारा। आप आईपीएस बन गए और किसी ने कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया, तो इस ज्ञान का कोई मोल है कि बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान मिला था कि सहारनपुर में मिला था, ठीक है, या कि कहीं मिला था। इसलिए रटने से बचो, ज्ञान भी साथ छोड़ देता है। जीवन में जो चीजें काम आती हैं वो अलग चीजें हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। भावनात्मक रूप से आपको मजबूत होना होगा। आप निर्णय लोगे और आप एक बार बोलोगे फायर, तो कोई दूसरा पलट के नहीं पूछेगा आपसे कि सर सच में फायर कर दें। वो फायर कर देंगे, क्योंकि आपने, आपके अंदर आपकी क्षमता पर उसको भरोसा है कि आपने बेहतर डिसीजन लिया है। और यहां तो दिक्कत यह है कि ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं कर पाते। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर ऑप्शनल हम ले तो लिए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं। तो लोगों को ही करने तो फिर आइए, तुम क्यों मुंह उठाए आ गए हो यहां? इतना तो आत्मविश्वास अपने ऊपर रखो, एक तो निर्णय अपने आप से ले लो। अगर लोग ही डिसाइड करें, पंचायत ही डिसाइड करे कि आईपीएस पंचायत करता है, तो अगर लोगों को बुला के सुनो क्या गोली चला दिया जाए, उससे भी पूछ लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं, ऐसा होता है? नहीं, उसने डिसीजन लिया, तुमको मानना है, मानना ही है, दूसरा कोई चारा नहीं। हमने डिसीजन लिया कि फायर तो फायर, दूसरा पलट के सवाल आप नहीं पूछ सकते। तो जहां आप, सोसाइटी आपके ऊपर उस लेवल का ट्रस्ट करने जा रही है, उस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो, व्यक्तिगत रूप से आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है कि आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हो कि आपने जो ऑप्शनल लिया है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए भी आपके अंदर पता नहीं कैसी कैसी अपेक्षाएं, कैसी कैसी आकांक्षाएं दिमाग में बाजार ने बिठा रखा है कि कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसको ले लेने मात्र से ही नंबर आ जाते हैं। लालची लोग ही बेईमान होते हैं, और कौन होगा? क्योंकि आपको वही ऑप्शनल चाहिए जिसको सिर्फ ले लेने से नंबर आ जाते हैं, वो ऑप्शनल नहीं चाहिए जिसको पढ़ने से नंबर आते हैं। तो फिर तो हर दूसरा आदमी आपको भटका देगा कि ये वाला नहीं, आजकल ये वाला चल रहा। तो इस एग्जाम की परीक्षा की जरूरत को समझो। मोहम्मद बिन तुगलक शायद नहीं समझ पाया था, ठीक है, उसका ऑप्शनल गड़बड़ था। अब आप समझ गए ना कि बहुत प्रतिभाशाली लोगों का निर्णय क्यों गलत हो जाता है। इसने दुआब में कर वृद्धि तो की, लेकिन वही होता है ना, जुनून वाले लोग होते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है। अरे नहीं भी करना होता है भाई, जरूरी थोड़े ना है। कभी नहीं भी पढ़ना होता है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा, नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटा आराम से सोएंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें? ठीक है, उससे दुनिया तो ध्वस्त नहीं हो जाती है। पैनिक नहीं क्रिएट करना है। इसने कर बढ़ाया तो उस समय बढ़ाया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। बात खत्म, उसकी सारी विद्वता, सारी बुद्धिमत्ता, सब कुछ खत्म। क्यों? वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, करना है तो करना है। अकाल पड़ा हुआ था, उसने कर बढ़ा दिया। अब बताइए लोगों के पास विकल्प क्या था? बगावत करते कि नहीं करते? ठीक है, उसके बाद से 5वां, ऐसे लोग जो अच्छे होते हैं लेकिन स्वभाववश नहीं बल्कि परिस्थितिवश क्रूर हो जाते हैं, वो पश्चाताप से अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, अच्छा आदमी जब किसी के साथ बुरा कर देता है तो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। तो इसको भी बाद में लगा कि उसके साथ कुछ बुरा कर दिया है इसने जनता के साथ, तो इसने एक कृषि विकास का कार्यक्रम बनाया। ठीक है, कि अब हम जो गलत कर दिए हैं उसको, और उसके लिए दोआब का क्षेत्र ढूंढा, बड़े वही क्षेत्र, और बड़े मतलब इनोवेटिव तरीके से काम किया उसने। आधुनिक प्रशासन के गुण दिखाई देते हैं इसमें। जैसे आज होता है ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स,
तो उसने पूरे दोआब को डेवलपमेंट सर्किल में बांट दिया और सब सर्किल के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए। उसने एक विभाग भी बनाया जिसका नाम था दीवाने अमीरे कोही। दीवाने अमीरे कोही किस विभाग? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। और दीवाने अमीरे कोही के अंतर्गत इसने दोआब को अलग अलग डेवलपमेंट सर्किल में बांट दिया और अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किया था और इसने कृषि विकास के लिए किए। इन दोनों सुल्तानों के दृष्टिकोण के अंतर को आप समझ सकते हैं। और इन अधिकारियों को उसने एडवांस पेमेंट की। एडवांस पेमेंट समझते हो ना? अग्रिम भुगतान। ठीक, अग्रिम भुगतान किया। किस लिए किया? तो एक तो किसानों को सुविधा प्रदान करो। तो किसानों को क्या क्या सुविधा प्रदान करोगे? तो उनको बैल, ठीक है, बैल की रस्सी, बैल को मारने के लिए, पीटने के लिए डंडा, ये सब जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, हल, ठीक है, बीज इत्यादि राज्य की तरफ से दो, क्योंकि अकाल भी पड़ा हुआ था। दूसरा, उसने एक बहुत ही इनोवेटिव काम किया, उसको कहते हैं कृषि ऋण। और कृषि ऋण के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है सोनधार। मुगलों ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा। बस इतना समझ लो लगे हाथ कि मुगलों के केस में इसको कहा गया तकावी। तकावी कह लो, सोनधार कह लो, दोनों का मतलब क्या होता है? कृषि ऋण। आपको पता है ना कि आज का राज्य भी कृषि ऋण देता है और किसानों की ऋणग्रस्तता आज की भी समस्या है। इस सुल्तान ने उस जमाने में सोनधार की बात की और तकावी की बात की और ये सब की बात की। बस दिक्कत क्या हुई? उसने भरोसा किया अपने अधिकारियों पर। अधिकारियों ने कहा बिल्कुल सर, टेंशन नहीं लेना है, इस बार फसल देखिएगा आप दोआब में खूब लहलहाएगी। पैसा लिए इसे एडवांस, चले गए अपने घर। अब बताइए, वेल इंटेंशन सुल्तान कितना गुस्सा आएगा। इसने ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़ के दंड देना और शुरू किया और दंड भी बड़ा कठोर दंड दिया। तो उसके खिलाफ असंतोष फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब आप समझ सकते हैं कि उसने क्यों कहा था कि लोग बेईमान हैं और मैं उन्हें तब तक दंड देता रहूंगा जब तक कि वो सुधर न जाए या मैं मर न जाऊं। और क्यों बदायूनी उसके बारे में बाद में लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसको लोगों से और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई थी। अगर लोग उससे तरसते तो सुल्तान भी लोगों से कम तरस्त नहीं था। उसके सिपाही धोखा दे गए, भाग पैसा लेके, उसके अधिकारी धोखा दिए, पैसा लेके भाग गए और सारे अच्छे काम करना चाह रहा था। आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है ना? हुआ है? अच्छा, मेरे अंदर तो कोई तुगलक नहीं देख रहे हो ना आप यहां बैठे बैठे? ऐसा तो नहीं है ना? तब ठीक है। एडवांस पेमेंट में प्रॉब्लम है नहीं? कोचिंग वालों ने तो नहीं लिया था ना एडवांस पेमेंट? लिया था कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग भागने वाले नहीं है। कोचिंग वाले भाग भी जाए, हम आपको चौराहे पे पढ़ाएंगे, ठीक है? इस बात का भरोसा रखना। तो और क्या काम किया था इसने? इतना काफी है इसके लिए, ठीक है ना? हाँ, ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया। आदिलाबाद का किला बनवाया जहां पनाह शहर इसके पापा और इसने दोनों ने मिलकर बनवाया। निर्माण कार्य तो चलता ही रहता था ना, एक पीढ़ी कहां बनवा पाती थी। इतना इसके बारे में जानिए। और इसी के ज़माने में दिल्ली सल्तनत का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हुआ। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में विजयनगर बहमनी की बात हम लोग कर चुके हैं, जिस दिन हम लोगों ने एक तरह से, मैंने आपको पहले ही क्लास में सब कुछ रिवाइज करवा दिया था। उसके बाद ये औपचारिकता ही चल रही है, याद है ना आपको? ठीक है। तो जिन लोगों को थोड़ी जल्दी हो रही होगी कि थोड़ा जल्दी करें, वो कुछ ना करें, वो वाला देखें। अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है, आप जो भी जानते होंगे उससे याद आ जाएगा। जबकि भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से विकास होता है, कौन कौन सी प्रवृत्तियां उभरती हैं, जिसके बारे में एक सामान्य चर्चा की थी मैंने क्लास के अंदर। ये पता है ना आपको? अब ये बेचारा मर गया। कैसे मरा छोड़ दीजिए। इसके मरने के बाद इसका कजिन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा और फिरोज शाह ने एक नीति का अनुसरण किया, जिस नीति को कहते हैं, आज भी यह नीति कभी कभी खबरों में आ जाती है, उसको तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण किसका किसका? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से सभी नाराज थे, तो उलेमा का वर्ग नाराज था, क्योंकि यह दार्शनिक व्यक्ति था। इसकी धार्मिक सोच ऐसी थी जो कि उलेमाओं की सोच से मैच नहीं करती, तो उन्हें खुश करना था।
अमीर वर्ग नाराज था। अमीर वर्ग इसलिए नाराज था कि समाज के तथाकथित निम्न वर्गों को कुलीन वर्ग में शामिल कर रहा था। बर्नी इसके बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखता है कि सुल्तान पगला गया है। वो उसी वक्त लिखता है। और आजकल ऐसे लोगों को कुलीन वर्ग में शामिल किया जा रहा है जिनको घोड़ों की पूंछ में और घोड़ों की लगाम में अंतर नहीं पता। घोड़े की पूंछ देखी है आपने, लगाम भी देखी है। अगर आपको घोड़े पे बैठना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? लगाम का प्रयोग करेंगे। बर्नी कहता है कि ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो पूंछ पकड़ के बैठ जा रहे हैं। मतलब यह है कि उनका कोई ऐतिहासिक अनुभव इस तरह का नहीं है, वो खानदानी लोग नहीं है। ये जो उच्च कुल का जो बायस है वो इसमें परिलक्षित होता है। तो बर्नी उसके सामाजिक नीति का भी आलोचक है, ठीक है ना। तो अब कुलीन वर्ग भी नाराज है, सिपाही भी उसे नाराज हैं। आपको पता ही है क्यों, एडवांस लेके भागे हुए थे। अधिकारी भी उससे नाराज हैं। तो अब फिरोज शाह तुगलक के जमाने में यह हुआ कि इसने कहा कि नहीं नहीं, भैया के जमाने में बहुत लड़ाई हुई है, मैं शांति से शासन करूंगा। उसने शांतिवादी नीति अपनाई। कुछ लोग उसकी सैनिक कमजोरी को मानते हैं कि उसके कारण उसने शांति की नीति अपनाई। एक दो जगह सैनिक अभियान किए, उतने मायने नहीं रखते, वो अपने विजय के लिए नहीं जाना जाता। उसने बहमनी सल्तनत को, जो अलग हो चुका था, वापस लेने की कोशिश नहीं की। दक्षिण को फिर से जीतने की कोशिश नहीं की। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट था दिल्ली सुल्तनत का कि उत्तर को नियंत्रित कर सकते हैं तो उत्तर को ही नियंत्रित करें और खामखा महत्वाकांक्षी न हुआ जाए, जैसा कि बड़े भैया हुए थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो शांति की नीति अपनाई। अब उसको इसने धार्मिक जामा पहनाया। उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी मुसलमान का खून बिना मतलब का बहे, ठीक है। उलेमा वर्ग इससे खुश होगा कि नहीं, ठीक है। और इसने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए धर्मांध नीति अपनाई। धर्मांध नीति का मतलब आप समझ सकते हैं। दिल्ली सुल्तानों ने आमतौर पे रिलीजन और उसको पृथक रखा था, लेकिन इसने कहा कि ये शरीयत के हिसाब से शासन करेगा, ठीक है। और शरीयत के हिसाब से शासन करने और उलेमा वर्ग के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने मथुरा के एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि मथुरा के ब्राह्मण ने कहा था कि सभी धर्म एक समान होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक लोगों का, धार्मिक वर्गों की तो अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित है, वो पहले से तय कर चुके हैं कि उनको अपनी धर्म की सर्वोच्चता सिद्ध करनी है। अब यह स्टेट के ऊपर होता है, राजनीतिक वर्ग के ऊपर होता है कि उनको कितना प्रभाव अलाउ करें और कितना प्रभाव अलाउ नहीं करें, क्योंकि उनको तो समाज के सभी वर्गों के हित को देखना है। लेकिन क्योंकि इसको उलेमा वर्ग को विशेष रूप से संतुष्ट करना था, इसने धार्मिक रूप से कठोर नीति अपनाई थी और शरीयत के हिसाब से उसने शासन करने का दावा करते हुए एक ब्राह्मण को उसके धार्मिक विचारों के लिए उसने मृत्यु दंड भी दिया था, ठीक है। दूसरा, उसने ये कहा कि हम शरीयत को लागू करेंगे और शरीयत को लागू करने में उसने कर व्यवस्था में शरीयत को लागू करने की कोशिश की। तो जितना घारी चरई इस तरह के कर थे, उसने कहा कि ये शरीयत के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो शरीयत के हिसाब से जो 4 मान्य कर थे, सिर्फ उसी को इसने रहने दिया। उसमें एक था जिसको कहते थे खराज, जो कि भूमि कर था, ठीक है। दूसरा था खम्स डिस्कस किए थे हम लोग, और तीसरा था जजिया। तो दिल्ली सुल्तानों में स्पष्ट रूप से अलग से जजिया लगाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। और चौथा था जो मुसलमानों से लिया जाता था, उसको कहते थे ज़कात। तो ये 4 कर लिए और बाकी सारे करों को उसने समाप्त कर दिया, ठीक है। यह काम उसने किसको खुश करने के लिए किया? उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए किया। दूसरा कि उलेमा कुलीन वर्ग को खुश करना, उसको भी खुश करना जरूरी था। तो कुलीन वर्ग को खुश करने के लिए उसने आनुवांशिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। यानी कि पहले क्या था? इक्तदारी व्यवस्था, नौकरशाही वाली व्यवस्था थी, उसमें व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर नियुक्ति होती थी। अब इसमें क्या है कि एक इक्तदार का बेटा इक्तदार, और इक्तदार इसके सामने दावा भी करने लगे कि मेरे पापा का है तो मुझे मिलना चाहिए। और इसने अच्छे भलमनसाहत, एक अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हुए उसने कुलीन वर्ग का समर्थन जुटाने के लिए इस बात की अनुमति भी उसने दे दी थी। तो आनुवांशिक प्रवृत्तियों को उसने बढ़ावा दिया। और सिर्फ आनुवांशिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो समझते ही हैं आप, नहीं समझते हैं तो समझ जाएंगे थोड़े दिनों में, समय आने वाला है, थोड़ा और परिपक्व होइए, आपको लग जाएगा भ्रष्टाचार किसे
कहते हैं, बल्कि आप ही परिभाषित करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार है और क्या भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसने भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था को भी स्वीकार किया। यहां तक कि इसके बारे में आता है कि इसके अधिकारी जो रिश्वत लेते थे उसमें इसकी भागीदारी होती थी। ठीक है ना। तीसरी चीज उसने किया कुलीनबर्ग को खुश करने के लिए कि जो सेना का रख रखाव था सैनिकों को, इसमें कुलीन और सैनिक सब आ जाएंगे, तो वो जो पहले वाली परंपरा थी ना जिसका नाम था क्या, दाग और चेहरा, दाग और चेहरा को इसने समाप्त कर दिया, लगभग कर दिया समाप्त, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में उल्लेख मिलता है और एनसीईआरटी में ही ये उल्लेख है शायद, कि एक सिपाही इसके पास जाता है और कहता है कि उसका घोड़ा पास नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है वो गधा लेके आया था तो कैसे पास होगा। तो इसने अपने जेब से 1 रुपया उसको निकाल कर दिया, 1 सिक्का निकाल कर दिया, बोला कि जाओ अधिकारी को देकर पास करा लो। तो जहां सम्राट इस तरह से बिहेव कर रहा है, अधिकारियों की तो बात ही अलग है। तो सैन्य व्यवस्था इसकी वजह से कमजोर हुई। प्लस इसने वो जो पुराना सिस्टम था ना कि एकता के माध्यम से सैनिकों का वेतन, उस परंपरा की उसने शुरुआत कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, नकद वेतन, इसने नकद वेतन की प्रथा को समाप्त कर दिया। और यह भी कि वो जो चेहरा वाली बात थी उसमें उसने कानूनी रूप से, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, यह कानूनी बना दिया कि अगर आप खुद नहीं आ सकते, अगर आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को चाहे तो भेज सकते हैं। अब लड़ाई लड़ने का काम ऐसा काम है जो एक के बदले में तो दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था कमजोर हुई कि नहीं। तो एक तरह से वह समस्याओं को टाल रहा था, लेकिन समस्याएं और क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसलिए जब दिल्ली सल्तनत के पतन की बात होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों को उत्तरदायी माना जाता है। उसने राज्य के दार्शनिक वैचारिक आधार को क्षय किया धर्मांधता की नीति के कारण, और उसके राजनीतिक आधार का पतन किस कारण हुआ, नौकरशाही के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था, कुलीनबर्ग के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था, और सैनिकों को तो उसने खुश करने के लिए बहुत सारे काम किए। उसके बाद से और कौन सा वर्ग है, आम जनता, आम जनता को खुश करने के लिए, आम आदमी, वह भी असंतुष्ट था, बादयानी लिखता है। तो आम आदमी को खुश करने के लिए उसने कृषि के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जो मोहम्मद बिन तुगलक शायद पूरा नहीं कर पाया था, और इसने उस नीति को जारी रखा। और सबसे अधिक नहरें बनवाने का श्रेय इसी सुल्तान को जाता है सिंचाई के लिए। पहला नहर बनाने का काम गियासुद्दीन तुगलक, और सबसे अधिक नहर बनवाने का काम फिरोज शाह तुगलक। और सिर्फ नहरों को बनवाने का काम इसने नहीं किया, बल्कि इसने जो उन्नत किस्म की फसलें होती हैं उनकी खेती को आगे बढ़ाया। इस तरह का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरू किया था कि अगर आप गेहूं बोते हैं तो गन्ना बोइए, गन्ना बोते हैं तो अंगूर बोइए, कुछ इस तरह से। और इसके अपने बागान थे, ये अपने बागानों के लिए जाना गया। गार्डन्स बहुत सारे, 12,000 से अधिक गार्डन्स थे इसके पास। उनकी एक निश्चित आय थी। ये सुल्तान कम था, बिजनेसमैन ज्यादा था। इसने अपनी निजी संपत्ति बहुत बढ़ाई थी, इसके निजी उपक्रम भी थे, और उन उपक्रमों में विशेष साथ देते थे इसके गुलाम, दास। इसके पास लगभग 2 लाख, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, छोड़ दीजिए, 1,76,000, 77 या 86 कुछ है, लेकिन लगभग 2 लाख से अधिक गुलाम थे। अब एक बात बताइए कि 2 लाख से अधिक गुलाम अगर आपके पास हो, नौकर, और सब अगर आपकी सेवा में जुट जाए तो आपका क्या हाल होगा। एक तो आपकी सब एक साथ सेवा नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 लोग सेवा कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 3 लोग एक पैर दबा रहे हैं, बाकी 3 लोग दूसरा पैर दबा रहे हैं। अगर 4 लोग हो जाए तो उन्हीं में धक्का मुक्की हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, और हाथ दबाने में 2 लोग इधर 2 लोग इधर, तो 6 6 4 10 हो गए। ठीक है, 2-4 लोग पेट दबा रहे हैं आपका, मान लो 5 आदमी पेट, मतलब कुल मिला के 15 आदमी से अधिक आपकी सेवा एक समय में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका शरीर बहुत छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, उनकी सेवा का दायरा बहुत विस्तृत होगा। तो 2 लाख गुलाम उसकी सेवा कैसे करते होंगे, आप सोचिए जरा, एक एक करके। तो शिफ्ट ही चेंज करने में मुश्किल हो जाएगा फिर उसको। देखिए, व्यक्तिगत नौक की बात नहीं थी, उसने उनको प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया। मुझे भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है बोर्ड पे लिखने के लिए। प्रशिक्षण दिया और उनको शिल्प गतिविधियों में लगाया।
सुल्तान के लिए वो वस्तुओं को उत्पादन करते थे, कुछ उसमें बगानी भी करते थे, कुछ व्यक्तिगत सर्वेंट भी रहे होंगे। लेकिन गुलामी की संस्था एक तरह से आर्थिक स्वरूप धारण कर लेती है किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और इन गुलामों की देखभाल करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको कहा गया दीवाने, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बंदगान। यह गुलामों की देखभाल करने वाला विभाग था। गुलामों के अतिरिक्त इसने एक और चीज में विशेष रुचि ली, उसको कहते हैं स्थापत्य कला। राजकुमार कहलाता ही है आर्किटेक्चर के मामले में। और इसने एक विभाग ही बनाया जिसका काम था, उसको कहते हैं दीवाने इमारत। इमारत का मतलब समझ सकते हैं ना, भवन बनाना। कि पहले से स्थापित जो पहले से निर्मित भवन है उनकी मरम्मत की जाए और नए भवनों का निर्माण किया जाए। पहले से स्थित भवनों की मरम्मत में सबसे प्रमुख है कुतुब मीनार। और इस तरह से यह तीसरा सुल्तान बन जाता है जिसका संबंध किसके साथ है? कुतुब मीनार के साथ है। निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। और जब 1367 या 68 की बात है, दिल्ली पर बिजली गिरी थी, कुतुब मीनार ध्वस्त हो गया था, तो उसके बाद उसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। और मरम्मत कराते समय कुतुब मीनार में पहले 4 ही स्टोरीज हुआ करती थी। उसने क्या किया कि जो ऊपरी मंजिल थी उसको 2 छोटे छोटे मंजिल में बांट दिया और उसको 5 मंजिली भवन बना दिया। और ऊपर के भवनों में आप देखेंगे कि मार्बल का भी प्रयोग किया। तो 3 सुल्तान कुतुब मीनार के साथ संबंधित हो गए कि नहीं हो गए? उसके अलावा इसने हौज खास बनवाया, ठीक है, उसमें उसका मकबरा भी है, मदरसा उसने बनवाया, ठीक है। नगर इसने बहुत सारे बचा, सबसे अधिक नगर भी इसी के शासनकाल में बसे। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, उसकी याद में इसने ईस्टर्न यूपी में जौनपुर शहर बसाया, जहां बाद के दिनों में एक स्वतंत्र राज्य भी निर्मित होता है। फिर फिरोजाबाद का नाम आपने सुना होगा। फिरोजाबाद जो कि यूपी में ही है, वेस्टर्न यूपी में कहीं, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, ग्लास इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। हिसार फिरोजा का नाम सुना होगा, आप में से कुछ लोग हरियाणा के होंगे, ठीक है। हिसार फिरोजा मतलब हरियाणा में ही है ना? हाँ हाँ। उसको उसने नगरों का विशेष रूप से उसने ध्यान रखा। अशोक के 2 खंभे मिल गए इसको कहीं, उनको दिल्ली लाने का काम किया इसने। नाव से लाया जमुना नदी के किनारे किनारे। एक किला तो इधर आपके आस ही पास कहीं बिठा दिया, मुखर्जी नगर, ये कौन सी जगह अभी क्लास कहाँ हो रही है? जीटीबी नगर में हो रही है। कभी कभी हम लोग को एहसास नहीं होता कि क्लास हो कहाँ रही है। तो ये जीटीबी नगर में क्लास हो रही है। तो अगर आप दिल्ली रिज पे जाएं ना, तो वहाँ पर आपको हिंदू राव हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक पिलर दिखेगा, ठीक है। अंग्रेजों ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की, छोड़ दो कैसे की। तो उस पिलर को उसने वहीं पर इस्टेब्लिश किया। और एक पिलर उसने फिरोज शाह कोटला, जो कि उसकी नई राजधानी थी, वहाँ पर स्थापित किया। तो अगर आप कभी रिंग रोड से जाएं, और एक रिंग रोड खुल जाता है कश्मीरी गेट से, जमुना की तरफ चला जाता है, हाँ, उधर से लौटें आप तो ये किला, वो पिलर दिखेगा। तो ये दोनों पिलर उसने स्थापित करने का काम किया। और उस पर जो अशोक के अभिलेख थे उसको पढ़ने के लिए उस वक्त भी इसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, क्योंकि उसको लगा कि ब्राह्मण पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा कि सर पढ़ तो देते लेकिन समय थोड़ा कम है। तो उन अभिलेखों को फिर बाद में कौन पढ़ता है? जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है, ठीक है। ब्रह्मी लिखा था ना हम लोगों ने कि ब्रह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाने का काम और ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का काम किसने किया था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो समझ तो गए होंगे आप। इस व्यक्ति के बारे में और क्या बातें की जाए, छोड़ दीजिए। इसकी मृत्यु के बाद जो रही सही एकता थी दिल्ली सल्तनत की, वो भी तिरोहित होने लगी थी। और आखिरी दिल्ली सुल्तान जो तुगलक वंश का था, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और इसी के ज़माने में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर दिल्ली को जीत लेता है, दिल्ली में कत्लेआम भी डिक्लेयर करता है, और जाते जाते खिज्र खान को दिल्ली की गद्दी पर बिठा के चला जाता है। बाद में जब बाबर आक्रमण करेगा तो वह अपने आक्रमण के औचित्य के तौर पर इस घटना का उल्लेख करता है कि हिंदुस्तान किसका है? मेरे दादा का था, तैमूर का था, तैमूर ने उसको जीत लिया था, ठीक है। वैधता सुनिश्चित करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका यह भी था। और नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है, मोहम्मद के बारे में, कि शाहजहां की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से पालम तक। टाइटल क्या है? शाहजहां, मतलब पूरी दुनिया का मालिक, शाहजहां। और हुकूमत कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से
पालम तक। पालम दिल्ली का एयरपोर्ट है मॉडर्न टाइम में। तो कहने को तो दुनिया के राजा हैं आप, लेकिन आपकी वास्तविक सत्ता कहाँ तक सीमित है? दिल्ली से पालम तक है। तो तंजिया तौर पे, मजाक के तौर पे यह बात, व्यंग के तौर पे यह बात बहुत सारे सुल्तानों के बारे में कही गई है। नसरुद्दीन मोहम्मद उसमें से एक है। इसके बाद से सैयद गद्दी पे आते हैं, कोई खास डेवलपमेंट उनके अंतर्गत नहीं होता। फिर आते हैं लोधी, और लोधियों में सबसे पहला लोधी है उच्चारण संबंधी त्रुटि से बचें। उच्चारण संबंधी त्रुटि आपको मुश्किल में डाल सकती है, और मैं स्पष्ट रूप से लिखूंगा ब, ताकि कोई संभावना ही न रहे। ठीक है, अब पढ़ के दिखाइए इसको, अदरवाइज पढ़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? बहलोल लोदी। ये अफगान था, और अफगानों में एक परंपरा थी कि सुल्तान को कोई विशिष्ट आदर नहीं था, वह समकक्षों में से एक माना जाता था। तो इसके बारे में सुना होगा आपने कि यह कभी गद्दी पे नहीं बैठा। इसलिए नहीं बैठा कि जो अमीर थे ये उनका सम्मान करता था, और उनके सामने गद्दी पर न बैठकर अपनी समकक्षता का परिचय देना चाहता था। व्यक्ति था तो बड़ा योग्य व्यक्ति था, तो इस योग्य व्यक्ति ने क्या किया कि जौनपुर पर आक्रमण किया। जौनपुर जो कि समय तक स्वतंत्र हो चुका था। दिल्ली सल्तनत को पुनर्स्थापित करने में या उसके क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में इसने तेजी दिखाई। बहुत ज़्यादा सफलता इसको नहीं मिली। इसका बेटा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीता, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, और एक नए नगर की स्थापना की। आगरा का नाम सुना होगा आपने। 1505-6 के आसपास आगरा नगर की उसने स्थापना की थी। ठीक है, फिर उसका बेटा हुआ, बेटा या बेटू कह लीजिए, आजकल तो बेटू शब्द भी बड़ा प्रचलन में है। तो उसका सिकंदर लोदी का बेटू कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान सिद्ध हुआ। उसको बाबर ने पराजित कर मार डाला। बाबर उसकी सैनिक क्षमता के बारे में बहुत ही पुअर ओपिनियन रखता है। बोलता है कि उसको खड़ा होना नहीं आता, सीधा चलना नहीं आता, वो लड़ेगा क्या। लेकिन उसकी वीरता की प्रशंसा करता है। इन सबके बावजूद भी वो युद्ध भूमि से भागा नहीं, और ऐसे लोगों को सम्मान प्रकट करने के लिए युद्ध भूमि में ही दफना दिया जाता था। तो आप में से कोई पानीपत का तो नहीं है ना? कोई नहीं है पानीपत का? चलो, कभी पानीपत जाना तो होगा ही आपका। पानीपत की चौथी लड़ाई अभी बाकी है। ठीक है, और देश का भविष्य आप ही के हाथ में है। तो 3 तो हो चुकी हैं, चौथी अगर होनी हो तो कौन लड़ेगा उसे। तो वहाँ देखेंगे कि जहाँ पर सिकंदर लोदी का मकबरा है, वही वह भूमि रही होगी जहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। क्लास खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी तय किए गए समय से 4 मिनट अभी बचा हुआ है, और 4 मिनट में दुनिया बदल सकती है। ठीक है ना? तो अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि मुगलों का जो विशेष महत्व है वो राजनीतिक रूप से कम है, सांस्कृतिक रूप से अधिक है। मुगल स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला। तो मुगल हमारे लिए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है। कल एक लोकप्रिय मांग उठी थी, हालांकि इतना स्कोप तो नहीं है कि रिवीजन की क्लास में उसकी बात हम लोग कर सकें, कि दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन पड़ा। थोड़ी बहुत चर्चा में इस बच्चे 4 मिनट में, जो कि हो सकता हो कि 5 भी हो जाए, ठीक है, इसमें मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के आने से राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए उनका सीधा संबंध है कि जो सामंतवादी प्रवृत्तियां थी, ये आप समझ रहे हैं, सामंतवादी जो प्रवृत्तियां थी, इन प्रवृत्तियों के ऊपर नकेल समझते हैं ना, नकेल लगी, रोक लगी, और एक बार फिर से अखिल भारतीय साम्राज्य बना। एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, राजपद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया गया, एक तरह से प्रशासनिक समरूपता भी विकसित हुई, राज्य के आर्थिक आधार का विस्तार हुआ। यानी कि सामंतवादी समय में जो जो चीजें खो गई थी उनकी एक तरह से पुनः प्राप्ति हुई। इतना समझ गया? ठीक है ना? एक केंद्रीय नौकरशाही, एक केंद्रीय सेना, इन सबका विकास हुआ। इतना स्पष्ट है? अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक जीवन में तो परिवर्तन
दिन प्रतिदिन हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होते। अगर समाज की बात करें तो हिंदू समाज अपने परंपरागत तरीकों से चलता रहा, और हिंदू समाज का परंपरागत तरीका क्या था कि यह वर्ण विभाजित समाज था। यहां दोहराने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है वर्ण विभाजन किसे कहते हैं, और जातियों का परगुणन जैसे कि पहले से होता रहा था वह होता रहा। इसमें जो समाज था, ब्राह्मणों की जो प्रभुत्वशाली स्थिति थी वह बनी रही, परंपरागत जो भूमिका क्षत्रियों की थी इसमें निरंतरता देखने को मिलती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जानने की बात नहीं, ठीक है ना। महिलाओं की दशा भी लगभग यथावत बनी रही, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन पर्दा प्रथा और पहले से मजबूत होती है, क्योंकि इस्लामिक विचार में भी क्या था, पर्दा प्रथा की महत्ता स्वीकार की गई थी। प्लस कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए या आक्रमणकारियों के डर से भी पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिला। प्लस सती जैसी परंपरा जो थी वह, ये तो नहीं कह सकते कि पहले से लोकप्रिय हुई, लेकिन जौहर का नाम सुना होगा आपने। जब भी राजनीतिक संघर्ष होंगे तो जौहर जैसी लोकप्रियता, परंपरा की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बाकी जो भी बुराइयां प्राचीन युग में आ चुकी थी वो चलती रही, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, बालिका वध हो, नर बलि हो, वो सब कुछ वैसे ही चलता रहा। परिवर्तन 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से होने शुरू हुए, जब हमारे आधुनिक विचारकों और चिंतकों ने समाज सुधार और धार्मिक सुधार के लिए प्रयत्न करने प्रारंभ किए। ठीक है। तीसरा, भारत में एक नए समुदाय का विकास हुआ जिसको आप कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय, और मुस्लिम समुदाय का भी भारतीयकरण हुआ। आमतौर पे मुस्लिम जो सैद्धांतिक स्थिति है इस्लाम की, उसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, लेकिन यह सैद्धांतिक स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति में आप देख लेंगे कि ऊंच नीच की भावना हर समाज में पाई जाती है। तो जिस कबीले से इस्लाम के प्रॉफिट का रिलेशन था, जिसको कुरैश कबीला कहते हैं, उस जमाने में भी उस कबीले को क्या माना जाता था, दूसरों से सर्वोच्च माना जाता था। और आज भी कुछ लोग हैं जो खुद को सैयद कहते हैं, अपने आप को प्रॉफिट का वंशज मानते हुए बाकी मुसलमानों से अपनी सर्वश्रेष्ठता को साबित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है। लगभग जो भारत में परंपरा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह की परंपरा मुसलमानों में भी विकसित होनी शुरू हुई, और इनमें भी तथाकथित उच्च जातियां और तथाकथित निम्न जातियों का विकास हुआ। बल्कि जिसने जहां पर धर्मांतरण किया उसको उसी के अनुसार समाज में भी जगह मिली। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियां हैं जिनमें हिंदू भी पाए जाते हैं और मुस्लिम भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि धोबी, तो कोई अगर धोबी है तो हिंदू धोबी था, मुसलमान हो गया तो भी उसकी सामाजिक स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, वो धोबी ही रहा। यानी कि भारत की सामाजिक समस्याओं के लिए कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने समाधान प्रस्तुत किया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि ऐसा नहीं लगता है कि इस्लाम ने समाधान प्रस्तुत किया। इसलिए कि जो व्यवहार था, जो सामाजिक संरचना मुस्लिम समाज के अंदर भी जो विकसित हुई, वह भी जाति प्रथा से परे नहीं थी। बल्कि एक तरह से देखा जाए कि भारत का इस्लामीकरण कम हुआ, इस्लाम का भारतीयकरण ज़्यादा हुआ। ये बात समझ गए। और आज भी आप सुनते होंगे ना, शेख, सैयद, पठान, मुगल, इस तरह से चीज़ों में विभाजित है। और आज तो राजनीतिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि मुस्लिम ओबीसी, ठीक है, या फिर एक नई राजनीतिक प्रवृत्ति सुनाई देती होगी जिसको कहते हैं पशमंदा राजनीति। तो आखिर ये लोग कहाँ से आ गए? अगर इस्लाम इतना ही समानता मूलक धर्म है तो फिर इस्लाम में ऊंच नीच की भावना और इस्लाम में फिर पसमंदा कहाँ से आए? ये बात समझ गए। लेकिन फिर भी इस समय कुछ शब्द मिलेंगे आपको। जो कुलीन वर्ग था इस समय, जो शासक वर्ग था, उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? अशरफ। अशरफ में भी दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो कि लड़ाई झगड़ा, मार पीट, तलवार में यकीन रखते थे, यानी कि क्षत्रिय वर्ग। उसको कहा गया अहले सैफ। सैफ का मतलब होता है तलवार। ठीक है। और वो लोग जो कि लिखने पढ़ने में माहिर थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे उस जमाने में, उनको कहा गया अहले कलम। और बाद में कवि लिखने वाले थे कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। कम ही लोग हुए जिन्होंने दोनों पे महारत हासिल की। आज भी तो, आज तो अलग ही अलग है। मिलिट्री सर्विसेज हमने अलग कर दिया है, सिविल सर्विसेज अलग कर दिया है। अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हैं और बाह्य आक्रमण हो जाए तो सबसे पहले आपको वहाँ से भगाया जाएगा कि सर आप भागिए यहाँ से। ठीक है। और वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की जिम्मे थोड़े होगी, किसके जिम्मे होगी? अहले सैफ। इसी संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था उस क्लर्क से, जिसने उसको मशवरा दिया था कि मंगोलों से कुछ लेन देन करके, कुछ बातचीत करके, कुछ समझौता करके शांति कर ली जाए, तो उसने कहा था कि तुम जो है क्लर्क की रानी के बेटे हो, नबी संदा के बेटे हो, तुम्हारी सोच ही ऐसी होगी।
ठीक है, हम किस में से हैं? अहले सैफ से। हम समझौता नहीं करते, हम लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। तो इनमें भी मतभेद था आपस में, जबकि दोनों किस समुदाय के हिस्सा थे? अशरफ। इनसे जो नीचे होते थे उनके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वह हुआ है अर्जाल। अर्जाल शब्द का प्रयोग कैसे, समझ गए आप? ठीक है। और इनसे जो नीचे माने जाते थे, जिनको आप अंत्यज की कैटेगरी में तो नहीं ले सकते, क्योंकि इस्लाम में अनटचेबिलिटी कभी नहीं आई। जात पात का जो भी अंतर स्पष्ट हुआ, लेकिन अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना नहीं आई। देखने मात्र से ही कोई अपवित्र नहीं हुआ, छूने मात्र से ही कोई अपवित्र नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो कि निम्न कैटेगरी में थे लेकिन उससे अलग थे, उसमें आते हैं अजलाफ। अजलाफ स्पष्ट है? अजलफ, अजलाफ, हाँ, AJLAF, ठीक है ना। अब आइए, एक और चीज है, अब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए आज मुझे 2-4 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी व्यक्तिगत असुविधा हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक हित में, चूंकि आप सार्वजनिक सेवा के लिए ही जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पब्लिक स्पिरिट होना चाहिए। थोड़ा मैं भी जोश में हूं और आप लोग भटका भी दिए मुझे शुरू में, थोड़ा सा कंपनसेट तो करना होगा ना, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हुआ? तो जब भी बाहरी क्षेत्रों से शासक समूह आया तो भारत के व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों की पुनर्स्थापना हुई होगी कि नहीं हुई होगी? पूर्व मध्य काल में एक अंतर्मुखी दृष्टिकोण विकसित हो चुका था, और फिर से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध क्या हुए? पुनर्स्थापित हुए। तो विनिमय तंत्र का विस्तार हुआ होगा, ठीक है। तो विनिमय तंत्र का विस्तार हुआ, व्यापार की वापसी हुई, ठीक है। दूसरी चीज कि जब व्यापार की वापसी होगी तो मौद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मौद्रीकरण होगा। आप याद कीजिए कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, क्या नाम था उनका? टंका और जीतल। और मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों के चक्कर में अपनी विश्वसनीयता खोनी पड़ी थी, ठीक है। तीसरा ये होगा कि नगरीकरण की प्रवृत्ति फिर दोबारा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब भी अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो क्या होता है? नगरीकरण की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। तो नगरीकरण की प्रवृत्ति आगे बढ़ी, ठीक है ना। उससे पहले ही एक तरह से टेम्पल अर्बनाइजेशन, उसको मंदिर नगरीकरण कहते हैं। हमारे भारत में भी तो बहुत सारे तीर्थ स्थान विकसित हो गए थे, मंदिर बन चुके थे, उनसे जुड़े कर्मकांड थे, उन कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद थे, ठीक है। हमारे वो जो तीर्थयात्री थे, तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे आप समझ सकते हैं कि कुछ उत्पादों की भूमिका, कुछ सेवाओं की बढ़त होगी कि नहीं होगी। तो माना जाता है कि आरंभिक मध्यकाल का जो दूसरा चरण है, यानी कि 1000 से 1200, भारत में मंदिर नगरीकरण का समय था। अब उस प्रवृत्ति में एक नया बल मिला जबकि यह तुर्क शासक समूह आता है। तो इस मंदिर नगरीकरण को और इस तुर्क शासक समूह के आने के बाद जो नगरीकरण शुरू हुआ, इन्हीं को सम्मिलित रूप से कहते हैं तृतीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी की सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, और तृतीय नगरीकरण का संबंध समझ में आ गया आपको, संदर्भ, ठीक है। ऐसा हुआ। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ? तो अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां आप इस लेवल पे ना जाकर आप सीधे समझिए कि तकनीकी परिवर्तन क्या हुआ। कुछ नए तरह की शिल्प गतिविधियां, कुछ नए तरह की तकनीकें भारत में आई, जिनके कारण यूपीएससी ने पिछले साल मेन एग्जामिनेशन में भी इससे सवाल पूछा है। जब मेन में पूछ लेते हैं ना तो पीटी में पूछने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ तकनीक के नए पक्ष भारत में शामिल हुए, कुछ नए तरह की चीजें आई, उनको एक साथ आप लिख सकते हैं कि तकनीकी इनोवेशन कह लीजिए या नए तरह की शिल्प गतिविधियां कह लीजिए। तो उनमें शुरुआत आप उससे कीजिए कि उसको कहते हैं लोहे, लोहा तो समझते ही होंगे आप, लोहे की, मेरे ख्याल से इस चीज को रकाब कहते हैं, लोहे की रकाब, अंग्रेजी में लिख लीजिए ब्रैकेट में स्टरअप। स्टरअप वो चीज होती है कि घोड़े पे बैठ के, अब आप सोचिए कि बाइक पे बैठते होंगे आप, बाइक पे ट्रिपलिंग की है कभी आपने?
तो आपने देखा होगा कि ट्रिपलिंग जब होती है तो पीछे के जो दो लोग होते हैं वो एक स्ट्रगल में व्यस्त होते हैं। वो स्ट्रगल क्या होता है? पैर रखने की जगह। और अगर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है तो आप थक जाते हैं कि नहीं? अब आप इमेजिन कीजिए कि आप घोड़े पे बैठे हैं और पैर रखने की जगह नहीं मिल रही हो, तो क्या होगा? तो जब कुषाण आए तो रोप स्टरअप, रस्सी लगाया, फिर टो स्टरअप सिर्फ अंगूठा फंसाने के लिए। लेकिन जब तुर्क आते हैं अपने साथ तो आयरन स्टरअप लाते हैं। अब आप घोड़े पर खड़े हो सकते हैं, अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। अब आप बताइए कि प्रहार क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो तुर्कों के भारत विजय में इस रकाब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आयरन स्टरअप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज जो यहाँ पर इनके आने के साथ आती है वो ये है कि आपने सुना होगा कभी, पता नहीं सुना है कि नहीं, नहीं भी सुना है तो सुनने के लिए ही तो आए हैं, नालबंदी। घोड़े की नाल घोड़े के पैर में लगाया जाता है। ठीक है। एक घोड़ा ऐसे जा रहा था, एक मेढक ने देखा, उससे पूछा कि सुनो इधर, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? बोला कि नाल लगे हो। बोला क्यों? बोला उछलना कूदना पड़ता है। बोला कि उछलना कूदना तो मुझे भी पड़ता है। कौन बोल रहा था? मेढक। किससे? घोड़े से। तो चूंकि घोड़े को नाल लगी हुई है तो मेढक को भी क्या चाहिए था? नाल चाहिए था। समझ गए अनुकरण किसे कहते हैं और किस हास्यास्पद स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं अगर सिर्फ अनुकरण का सहारा ले तो। ठीक है ना। तो नालबंदी। तीसरा, आपने कभी नाम सुना है जिसको कहते हैं हिंदी में जिल्द साजी, बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग हम लोग पेपर लगा देते थे ना, द हिंदू का, हिंदुस्तान टाइम्स का, लेकिन उससे भी एक हार्ड बाइंडिंग होती है ना। तो जिल्द साजी यह भारत में आती है, तुर्कों के साथ जुड़ी हुई है यह चीज। चौथी चीज आप जान लीजिए वो है पेपर, कागज निर्माण। चीन का आविष्कार था ये। मध्यकाल में भारत पहुंचता है कागज। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में दिल्ली के जो मिठाई बेचने वाले बनिया थे, मतलब जो भी व्यापारी थे, वो कागज के ठोंगों का प्रयोग करते थे। ये सिर्फ आज ही नहीं कि आप कागज में लेके मोमोज खाते हैं, उस जमाने में भी लोग कागज में लेकर मोमोज खाते थे। मैं नहीं पता कि वो न्यूज़पेपर के टुकड़े होते थे या कि किसी किताब के टुकड़े होते थे, लेकिन प्रचलन इतना तो नहीं रहा होगा, क्योंकि आज तो एक होता है ना, कागज अनायास ही मिल जाता है। हमें सुबह एक बंडल, सबसे पहला काम करते हैं उस पर बिछा के हम लोग खाना खाते हैं, एडिटोरियल छोड़ के ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, तो ये चीज कागज निर्माण। उसके बाद से पांचवा, आप में से इंजीनियर जो लोग होंगे वो लोग इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन बाकी लोग भी तो उनको compete करने ही आए हैं यहाँ पे। उसको कहते हैं, मैं हिंदी नहीं जानता तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पिन ड्रम गियरिंग। गियरिंग मैकेनिज्म समझते हैं आप? इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल, वर्टिकल मोशन को हॉरिजॉन्टल में बदलते हैं, दिशा परिवर्तन करते हैं। कोल्हू सुना है आपने? कोल्हू का बैल सुना है आपने? तो उसमें देखे होंगे कि बैल घूमता है कैसे, गोल गोल। ठीक है। और वो कैसे घूमता है? ऐसे, ऐसा होता है ना। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल कृषि के यंत्र थे उसमें एक था ढेकल, ढेकली जिसे कहते थे, या फिर रहट जिसे कहते थे। ऐसे देखा होगा, टोकरा बांध के पानी से ऐसे ऐसे करना। उसमें किसी में भी निरंतर वाटर सप्लाई नहीं होती थी, इंटरमिटेंट होती थी। ढेकल तो मैंने चलाया है तो मुझे पता है। ठीक है। हम लोग वो चलाते थे, पीछे वो होता है ना पुली टाइप का भारी, और लास्ट में जब घर से बुलावा आता था कि जाओ खा लो, तो हम लोग उसी को पकड़ के नीचे रस्सी कुएं में लटक के नहा भी लेते थे। ऐसे क्यों देख रहे हो? आदिम युग से नहीं आया हूं मैं, इसी जमाने, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने शायद इसको नहीं देखा होगा, लेकिन पैदा तो जरूर हो चुके थे। आपका मुझे देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया आपका। ठीक है। अचानक परिवर्तन हुआ, अकस्मात आपको लगा कि कोई आदि मानव पता नहीं किस दौर की बात करने लगा। तो उसमें क्या था कि जैसे मान लो कि एक उसमें था जिसमें क्या होता था कि गार्लैंडिंग कहते थे उसको, मतलब जो पॉट्स होते थे ना, बाल्टी भी हो सकती, कुछ भी, उसकी एक माला बना दी जाती थी। अब सवाल ये था कि उस माले को लगातार कैसे घुमाया जाए। एक तो पुली वाला होता था सिस्टम, उसमें भी आप लगातार नहीं घुमा सकते, और सिर्फ मानव शक्ति का ही, श्रम का ही प्रयोग कर सकते हैं, उसमें जानवरों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब पता चला कि अब बैल को यहाँ बांध दिया आपने, पुली खींच के लेकर वहां तक गया, फिर लौटेगा कैसे? रिवर्स गियर तो बैल में है नहीं।
तो कुछ ऐसा कीजिए कि बैल घूमे गोल गोल हॉरिजेंटल और पुली घूमे वर्टिकल। उस तकनीक के तहत जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसी को कहते हैं पिन ड्रम गियरिंग। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं पिन ड्रम गियरिंग। ठीक है। आपने और इसी का प्रयोग करके ना वो बनाया गया जिसको कहते हैं ना नोरिया, साकिया, ये सब एग्रीकल्चर मतलब उसके यंत्र हैं, इरिगेशन, नोरिया, साकिया। ठीक है। उससे पहले और भी शब्द मिलते हैं, अर्घटी यंत्र, घटी यंत्र। तो अक्सर आपने देखा होगा अगर पुराने किलों में जाएं आप तो कुछ ऐसा दिखता है कि कुएं के ऊपर कुछ चीजें, एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है और वहां उसको बैल से घुमाया जाएगा वर्टिकल, वो बैल घूमेगा हॉरिजेंटल और वो पुली कैसे घूमेगी वर्टिकल। गन्ना जो प्रेस करते हैं ना उसमें भी इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, बेल्ट समझते हैं, बेल्ट चढ़ाना बेल्ट उतारना, ये अपने आप में कला होती थी। 10 का इंजन, 15 का इंजन, आटा पीसने वाला, पानी निकालने वाला, सुना है ना आपने। और अभी गेहूं का सीजन चल रहा है तो जो थ्रेसिंग होती है उसमें भी तो कुछ लोग कलाकार होते हैं, पट्टा बड़ी जल्दी चढ़ा लेते हैं। कुछ पट्टा ऐसे कैंची की तरह चलते हैं। पट्टा एक डिवाइस है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग किस में होता है, मैकेनिकल पावर को, मैकेनिकल चीज को, शक्ति को एक जगह से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए। ठीक है। तो पट्टे की शुरुआत यहां पर होती है। और पट्टा कहां दिखता है बेल्ट, तो आपने सुना होगा चरखा। ठीक है। 1350 में एक किताब लिखी गई मिफ्ताह उल फुजाला, लिखने वाला राइटर है इसामी, और ये किताब लिखी गई बहमनी किंगडम की तरफ, दक्कन की तरफ। इस किताब में पहली बार हमें चरखा मिलता है देखने को, और उस चरखे में वो पूरी प्रक्रिया दिखती है। चरखे से क्या होता है, धागे बनते हैं कि कपड़े बनते हैं, धागे बनते हैं। ठीक है ना। चरखा, आपने भी चरखा चलाया होगा, नहीं चला, स्पिनिंग व्हील जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद इससे सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला होगा, इससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला होगा। ठीक है ना, इरिगेशन के लिए। उसके बाद से जो सातवीं चीज है वो है, उस चरखे में ही आप देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे ऐसे क्रैंक हैंडल, और आप समझेंगे जैसे आपका मन करे वैसे, और मैं इसको अंग्रेजी में लिख दूंगा ऐसे, क्रैंक हैंडल। क्रैंक हैंडल किसे कहते हैं, सिलाई मशीन देखा है पुराने जमाने में होती थी उषा की, जो हाथ से चलाते थे, वही क्रैंक हैंडल है। उसके बाद से करघा समझते हैं आप। करघा दो तरह का होता है, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल का स्कोप लिमिटेड होता है, हॉरिजेंटल का स्कोप बहुत वाइड होता है करघा। और करघा में भी क्या है, करघा और करघे के साथ बेसिकली पैडल, पैडल समझते हैं ना, पैडल, द नहीं, पैडल, जिसको ना पैर से चलाते हैं। अब उसी सिलाई मशीन की जिसकी मैं बात कर रहा था, उसी सिलाई मशीन में देखा होगा कि बाद के दिनों में क्या होता है, उसमें बेल्ट भी होता था। उसमें हम बच्चे क्या करते थे, जब घर में कोई नहीं होता था तो बेल्ट उतार के आराम से बैठ के टेबल के नीचे लगातार चलाए जाते थे। आके कोई पीछे से मारता था, चट क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इस तरह का बचपन आपने देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, अब अभी भी होता है, और उसमें इतना मजा आता था, इतनी गंभीरता से। दूसरा, एक तो जो साइकिल आते थे ना मामा वामा लोग, तो साइकिल को उठा के स्टैंड पर लगा के जब तक कि चेन न उतर जाए उसका, और आसपास अगर जल स्रोत होता था पानी का तो उसमें लेके पानी उछालते थे उससे। ठीक है, इसलिए साइकिल में ताला मारना संबंधियों के लिए बहुत आवश्यक माना जाता था। बच्चों की गलती नहीं निकाली जाती थी, यही कहा जाता था कि आपको ताला मार के रखना चाहिए था। तो देखा होगा आपने। तो वो जो पैडल होता है ना, जो पैर से चलाते हैं, ट्रेडल कहते हैं अंग्रेजी में उसको, क्या कहते हैं, TREADLE, ट्रेडल दिखता है। ठीक है। उसके बाद से क्या दिखता है, ये सिंगल 9 है। ठीक है ना। करघा हो गया, क्रैंक हैंडल हो गया, पिन ड्रम गियरिंग हो गया, बेल्ट हो गया, और क्या दिखता है आप बताइए। अरे मैं बता रहा हूं ना, एक तो मेहराब और गुंबद बनाने की वैज्ञानिक पद्धति, मेहराब एवं गुंबद की वैज्ञानिक पद्धति। और यहां वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं ना ट्रू आर्च। उसी तरह से 10
जिसको हम कहते हैं ना चूने का, चूने का गारा, अंग्रेजी में कहते हैं लाइम मोर्टार, LIME, लाइम मोर्टार। सिंधु घाटी की सभ्यता में जिप्सम का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद फिर से कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी उसका प्रयोग सिर्फ मोहनजोदड़ो के स्नानागार में हुआ है। मिट्टी के गारे का प्रयोग हम लोग करते रहे। मध्य युग में एक नई प्रवृत्ति आती है, चूने के गारे का प्रयोग होता है। इसके लिए उस समय के साहित्य में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है रेख्ता। रेख्ता शब्द का प्रयोग उर्दू लैंग्वेज के लिए भी होता है। रेख्ता के दो मतलब हो गए, एक तो चूने का गारा। इसमें क्या होता था चूने के गारे में कि ईंट के जो टुकड़े होते थे ना, ईंट का पाउडर बना दिया जाता था। ईंट का रंग लाल होता है तो पाउडर भी लाल होगा। और सुर्ख नाम सुना होगा आपने। सुर्ख किसे कहते हैं? लाल को कहते हैं। अक्सर भारतीय साहित्य में सुर्ख जोड़े की बात होती है, ठीक है, लाल जोड़ा, सुर्ख जोड़ा। सुर्ख जोड़े पहने कभी आप? सुर्ख जोड़े नहीं पहने, कोई बात नहीं, समय पहना देगा आपको। तो उसको कहते थे सुर्खी। सुरती नहीं है, ये सुर्खी है। ये जो लोग इधर उधर सोच रहे हैं ना, अपनी सोच को लगाम दें आप, ठीक है। ये है सुर्खी, यानी कि जो लाल हो अपने कलर में। और इसके साथ क्या मिलाते थे? सफेदी लोग कहते हैं, चूना। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल था। और सुर्खी और चूना अंत नहीं था, इसमें और भी चीजें मिलाई जाती थी। और इसमें कैसी चीजें आपको ना सुन के हैरत होगी कि इसमें जैसे चावल का एक होता था माड़ कहते थे, सुना है आपने? स्टार्च जिसे कहते हैं। चावल बनने के बाद जो ब्रेकफास्ट में स्कूल जाने से पहले काम में आता था नमक डाल के। पता नहीं आप लोगों ने ये दिन देखे हैं कि नहीं देखे हैं। वो नाश्ते का सबसे बढ़िया आइटम स्टार्च ही होता था, माड़ भात जिसे कहते हैं। और माड़ के अलावा उसमें जैसे गुड़, गुड़ समझते हैं ना, ये वाला गुड़, ठीक है, मीठा, वो स्टिकी सब्सटेंस है ना, ठीक है, ये भी मिला के डाल देते थे। उसके अलावा दलहन, बताता हूं, बनाते थे चूने का गारा, ठीक है, ये हो गया दलहन। दलहन ही नहीं बल्कि तिलहन, ये सब मिला के बहुत स्ट्रॉन्ग गारा बनता था। तो अगली बार अगर आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे जाएं तो क्या पता आप इतिहास में अमर होने वाले हों। और भी तो चीजों का प्रयोग होता होगा, पता चला इसमें सौंफ डाला जाता हो, ठीक है, हरा धनिया डाला जाता हो, ऊपर से नींबू डाला जाता हो। तो अगली बार किसी मॉन्यूमेंट के पास जाएं तो सिर्फ उसे देखें नहीं बल्कि उसे चखें भी। उसे कैसे चखेंगे? दीवार की तरफ मुंह करके थोड़ा ऐसे और फिर हो सकता हो कि आप इतिहास में अमर होने वाले हो, फिर आने वाली नस्लें आज से 500 साल के बाद इस तरह से इतिहास पढ़ें, ठीक है, कि चूने के गारे में अजवाइन की खोज किसने की थी। उसमें हो सकता है आपका नाम हो और इस तरह से इतिहास में आप अमर हो जाएं, जो कि IAS बन के भी आप हो सकते हैं वैसे, लेकिन वो उपलब्धि क्षणिक होगी, 2-3 जनरेशन के बाद आपको भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अजवाइन खोज ली चूने के गारे में तो फिर आप अमर हो गए। आज इतना ही, ठीक है, चलिए मिलते हैं कभी फिर।